और आर्टिकल 370 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर से इतने शायद कश्मीरियों को कोई एतराज नहीं है। और लगातार जिस तरह के वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की बाइट्स वहां से आ रही हैं, जी मीडिया लगातार वहां पर पहुंचा हुआ है। हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से लोग वहां पर खुश हैं और एक पूरी उम्मीद है, उन्हें ये उम्मीद है कि इतने सालों में जो कुछ अभी तक नहीं हुआ शायद अब वो सब कुछ होगा, तरक्की होगी, उनको जॉब्स मिलेंगी, बेहतर एजुकेशन मिलेगी और वो भी हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर उसी तरह से उसी तरक्की में आगे बढ़ेंगे। और इस सब से पाकिस्तान को परेशानी हो रही है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो तरह तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे ये समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ करके वो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। इस पर हम बात करें, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है जिन पे मैं बात कर रही हूं। क्या आपको लगता है कि शिवम जी, जो लगातार हम पीओके की बात करते हैं और अब अक्साई चीन की भी हमारी तरफ से बात की गई है कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख बल्कि पीओके और अक्साई चीन भी हमारा ही है और वो भी हम हासिल करेंगे, क्या आपको लगता है ये तमाम चीजें एक वो भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जायज है पीओके किस तरह से हमारा है। वैसे तो तमाम चीजें मीडिया में और आपके चैनल पे भी दिखाई गई हैं, लेकिन इसको फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। 15 अगस्त 1947 के बाद कबायलियों ने पाकिस्तान की शय पर हमला किया जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसमें पीओके उन्हें मिला। उसके बाद हरि सिंह यहाँ पर हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्चर किया और जिसके बाद 49 में एक डेट पर आकर हमने जो है 35A को और 370 को एनेक्चर कर दिया। बात बड़ी साफ है, पीओके भारत का हिस्सा है। भारत हमेशा से इस बात को कहता आया है। अगर हम बात खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 का वो बयान कि हमारे पास अभी संख्या नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम 370 को चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते थे 370 में। 370 इस देश के लिए एक परेशानी है। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की आवाम की, तो वो खुद भी चाहती थी वहां से और 370 और 35 से हटे। उसे मैं बताता हूं कैसे। 2014 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोटिंग परसेंटेज मिला दैट वाज 49%। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को लगाकर वोट मिला 55%। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमारा मैनिफेस्टो सबसे पहले कहता है कि हम वहां से 370 और 35A हटाएंगे। इसका मतलब साफ है कि वहां की जनता भी चाहती थी कि वहां से 370 हटे, 35A हटे। वो एक अलग बात है कि 2-3 पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते और जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसको संवारने में, 370 और 35A को स्ट्रांग करने में चली गई, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, वहां की जनता भी ये चाहती है। और केंद्र सरकार तो अब इन्वेस्टर समिट करने जा रही है अक्टूबर में। वहां के युवा के लिए रोजगार के नए ऑप्शंस खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। और मुख्य धारा में जब तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नहीं आएंगे, जब तक वो देश का एक इंटीग्रल पार्ट हमेशा से हम कहते आए हैं, लेकिन 70 साल की सरकारों में हम कर नहीं पाए। लेकिन 70 साल में पहली बार एक ऐसा मजबूत डिसीजन हुआ है जिसको वर्ल्ड वाइड भी सराहा जा रहा है। चाइना ने अपना पल्ला झाड़ लिया। चाइना को भी पता है साउथ ईस्ट एशिया में जो माहौल है, भारत के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। यूनाइटेड स्टेट्स को भी बहुत अच्छी तरह से पता है जिस तरह से चाइना बढ़ते जा रहा है वो भारत के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो बात बिल्कुल साफ है, चाहे वो वैश्विक स्तर हो, चाहे हम दोनों का द्विपक्षीय भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो। और खासतौर पर 370 तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हमारे पास 1947 से लेकर और आज तक के डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनके पास उस चीज का कोई जवाब ही नहीं है। तो बात बिल्कुल साफ है, भारत का वो हिस्सा जिसको हम ताज कहते हैं, वो आज भारत के साथ संपूर्ण तरह से, आजादी हमें 1947 में जरूर मिल गई थी, लेकिन बावजूद उसके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए तो पूर्ण आजादी ये है जब वहां का युवा इस देश के साथ जुड़कर मुख्यधारा में आकर काम करेगा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और वही कोशिश तमाम की भी जा रही है कि किस तरह से जब हालात नॉर्मलसी की तरफ लौटते हैं, जब वहां पर कर्फ्यू खोल दिया जाता है, तमाम चीजें बेहतर होती है, कम्युनिकेशन खुलता है, तब भी देखना होगा कि वहां के लोग किस तरह से और बड़ी तादाद में रिएक्ट करते हैं। लेकिन छोटे छोटे ग्रुप से जिस तरह से बात की जा रही है, एक एक शख्स से जिस तरह से बात की जा रही है, उससे अभी तक तमाम चीजें बेहद पॉजिटिव ही नजर आ रही हैं। पॉजिटिव रहा है, काफी पॉजिटिव रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने देखा अजीत डोभाल जी के विजिट को आपने देखा, तो वहां पर जिस तरह से वो लोगों के साथ मिलजुल कर बात कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय मीडिया का भी जाता है, जिस तरह से सारी पॉजिटिव चीजें वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, विच इज गुड। इस देश के युवा को, कश्मीर के युवा को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, वो भी काबिल तारीफ है।
इसके अलावा अगर 2-3 ग्रुप्स को छोड़ दें तो वहां की जनता भी इस बात को समझेगी। थोड़ा लोग थोड़ा परेशान है, या थोड़ा सा जिस तरह से मिलिटेंसी वहां पर है, मेरा ख्याल आप इसे इस तरह से ले लीजिए कि अगर मेरा ऑपरेशन हुआ है या मेरी कोई सर्जरी हुई है तो 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए रखा जाएगा कि मेरी देख रेख की जा सके। तो सिर्फ यही है, एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी हुई है। अब इसके बाद 5 या 7 या 10 दिन में हालात और बेहतर हुए होंगे, अभी बेहतर है। और पहले कर्फ्यू था, अब 144 है, वो भी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हालात साधारण होंगे और कश्मीर का युवा और कश्मीर की जनता इसको समझेगी। बिल्कुल। रत्नेश जी, क्या आपको लगता है कि मिलिटेंसी अब वहां पर कम होगी? क्योंकि मिलिटेंसी एक तरह से पैसे का इससे सीधे तौर पर कोरिलेशन है। अगर फंडिंग नहीं होगी तो हथियार कहां से आएंगे, और हथियार नहीं होंगे तो मिलिटेंसी को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? जो एक तरह से रेडिकलाइज किया जाता है वहां पर यूथ को, वो होना बंद होगा। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार अपने यहां से एक तरह का प्रोपेगेंडा कश्मीर में चलाने की कोशिश करता था, अब वो तमाम चीजें हैं, उन सबको लगाम लगेगी। और खाली दिमाग, कहते हैं शैतान की प्रयोगशाला होती है, जब खाली दिमाग होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि उस तरफ लोगों का रुझान भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, जो भी फंडिंग मिलती है पाकिस्तान को, मेरे पास एक कोई प्रोफेसर थे वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पाकिस्तान में रह के सर्वे किया था। वहां पे बहुत सारे टेरर ग्रुप जो है वो पनपे हैं पीछे और सक्रिय रहते हैं। अमेरिका से जो फंडिंग मिलती है पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा की तादाद में मिलती है, वो उन्हीं टेरर ग्रुप से या अफगानिस्तान में जो टेरर ग्रुप वहां के बॉर्डर्स पे हैं उनसे लड़ने के लिए मिलती है। लेकिन पाकिस्तान कई दफे इन फंडिंग्स का दुरुपयोग करता है और उन टेरर ग्रुप को, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंडिया में जो है क्या कहते हैं कि डिसबैलेंस और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए भेजता है। देखिए, फंडिंग बहुत जरूरी होती है और आतंकवाद के भी कई सारे शेड्स होते हैं। 3 स्टेप्स जो इसकी होती है, एक तो पहले की टेरर अटैक करने के पहले एक साइकोलॉजिकल वारफेयर किया जाए। उसमें भी पाकिस्तान जनरल जियाउल हक के टाइम से कहता आ रहा, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो इस पे भी उसका एक बहुत बड़ा जो अंदर जाके अटैक करना टेररिस्ट ग्रुप्स के जरिए, वो भी एक उसका रहा है, सपोर्ट मिलता है वहां से। दूसरा ये है कि एक्चुअल टेरर अटैक जब होता है तो उस दौरान कितनी दहशत होती है, और उसके बाद जो उनके लव्ड वंस होते हैं और जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं उन पर कितना फर्क पड़ता है। तो इस सब की जब फंडिंग बंद हो जाएगी, देखिए पिछले कई अरसों से 25-30 साल से जम्मू कश्मीर, भारत ने दो राज्य ऐसे रहे हैं जो सीधे सीधे आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं, पंजाब और कश्मीर। अब वो पंजाब तो बहुत पहले ही निकल चुका उससे, जम्मू कश्मीर को हो सकता है और ये होगा कि अब उससे निकलने का मौका मिल रहा है। और जैसे आपके टेलीविजन चैनल ने खुद बात की है वहां के यूथ से, उनको लगता है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि वो बाकी राज्यों में, आप देखिए बेंगलोर में क्या हो रहा है, आप देखिए हैदराबाद में क्या हो रहा है, आप देखिए मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में कितना डेवलपमेंट है, वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का डेवलपमेंट हो। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पहले प्रोफेसर था, वहां कश्मीर के बहुत सारे यूथ पढ़ते थे। उनके अंदर एक ललक होती थी कुछ करें। कुछ आईटी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते थे, कुछ जर्नलिज्म के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते थे, बेचारे कहां से आते थे। और ऐसा नहीं कि सभी गुर्बत में जिए हों, सभी बहुत अच्छे घरों से भी आते थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हम अपनी लाइफ में कुछ करें। तो जब उन्हें मौके मिलेंगे वहां उन्हीं के स्टेट में, तो जरूरी सी बात है, लाजमी है ये कि वो कुछ कर दिखाएंगे। आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा था और इसको इस बिल्कुल आप ये देखें कि आईएस टॉपर एक बार कश्मीर से रहे, दूसरी बार सेकंड पोजीशन पर आईएस टॉपर सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी कश्मीर से रहे। और आप ये देखें लगातार, क्या वहां इंजीनियर्स नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते, क्या वहां पर प्रोफेसर्स नहीं होते? और देखिए एक वहां बात मैं और कहूंगा कि किसी को ब्लेम करना, अभी कोई जो मुस्लिम एक आर्मी पर्सन था या पुलिस पर्सन था जिसकी डेथ हुई थी टेरर अटैक में, उसके 2 भाइयों ने ज्वाइन किया। तो हम इससे नकार नहीं कर सकते कि मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। और इस आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद एक नया माहौल मिलेगा, नया एटमॉस्फेयर मिलेगा, उसमें एजुकेशनल। अनिल जी, अब आपको नहीं लगता कि अब ये जरूरत है, अब 30, अगर ये माना जाए कि आर्टिकल 370 और 35A एक तरह का हर्डल थे कश्मीर की तरक्की के लिए, अब वो हर्डल खत्म कर दी गई है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हमेशा
हमेशा से कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट रहा, कश्मीर को उसी तरह से उन तमाम चीजों के साथ जीने की आदत थी। अब आपको नहीं लगता कि बाकी हिंदुस्तान की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से उन्हें, जिस तरह से वो हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनके अपने अंदर उनको समाएं और उनको ये कंफर्टेबल कराएं कि भाई अब आप इसी तरह से पहले भी थे और अब आप और ज्यादा हमारा वो हिस्सा बन गए हैं। जी बिल्कुल उषा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी भारत देश की प्रत्येक जनता की और भारत सरकार की, जिसमें हम सब आते हैं, मीडिया भी आती है, सबसे पहला नैतिक दायित्व बनता है हम उनका किसी तरह विश्वास जीते। देखिए अभी जुम्मा 3 दिन पहले की घटना है, अभी भी किसी तरह उनको जैसा कहा गया, कोई गलत नहीं कहा गया कि फोर्स के थ्रू उनको कहीं न कहीं पूरे कश्मीर को कवर किया गया, लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी प्रकार की हरकत ना होने पाए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 85% से ज्यादा जनता वहां की बहुत भोली भाली और हिंदुस्तानी है। 10 से 15% लोग हैं जो इस 70 सालों में पाकिस्तान के द्वारा या वहां की कुछ नेताओं या अलगाववादियों या सेपरेटिस्ट के द्वारा बहकाने के कारण वो थोड़ा सा कहीं न कहीं उनके विचार बदले हैं, लेकिन आज भी 85% से ज्यादा जनता अभी भी शांत है और वो हिंदुस्तान के पक्ष में है नहीं, नारे लगाती है। लेकिन दहशत का ऐसा एक आतंक वहां फैलाया गया हुआ है आतंकवादियों के द्वारा या पाकिस्तान की जो एक सोची समझी कश्मीर पुलिस में होते थे या आर्मी ऑफिसर होते थे जो कश्मीर से होते थे, उनको किस तरह से छुट्टियों पर लौट के आने के बाद उनको मार दिया जाता था। वही मैं, ये तो हम आप एक 2 उदाहरण बताते हैं। ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो खबरों को नहीं दिखाया जा सका कि किस तरह अगर वहां का कोई व्यक्ति कोई किसी घर में आतंकवादी घुस आए, अगर उसने इतना सा कह दिया कि भाई आप मेरे घर से बाहर चले जाओ, आपसे हमसे कोई मतलब नहीं, तो उनके साथ आतंकवादियों ने क्या मतलब वो जो हरकतें की हैं वो एक देखने लायक है। वो आतंकवादियों का सच कहा गया कोई धर्म नहीं होता और वहां पे वो मुस्लिम धर्म के ही लोग को बोलते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला दायित्व है कि हम कश्मीर के लोगों का एक तो विश्वास जीते और विश्वास ज्यादा बड़े पोलाइट वे में इसको जश्न मनाएं। हमें खुशी है, हम उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन इस जश्न में कहीं हमारी ईगो न दिखे, कहीं वो हर्ट न होते रहे, हम इस जश्न में उनको शरीक करें और या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लें कि जब वहां पर हालात नॉर्मल हो जाएं तो उनके साथ इस जश्न को मनाएं। यही, और एक हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, मोदी सरकार इसके लिए तारीफे काबिल है, और लेकिन मोदी जी को हम ये एक सलाह देना चाहते हैं कि 1-2 दिन में तो संभव नहीं, लेकिन महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर इस तरह की विकास की योजनाएं बनाएं, वहां की जनता से जो धरातल से जुड़ी है, वहां से लेकर ऊपर तक, वहां के युवाओं के लिए, वहां के बुजुर्गों के लिए, और वो जल्दी से जल्दी योजनाएं जो कि साकार होती दिखे तुरंत सामने लाना चाहिए और वहां की जनता के सामने रखकर उनको अगर ये दिखाया जाए कि 6 महीने में, साल भर में आपके जीवन में इस तरह परिवर्तन आने लगेगा। अभी तक जो उनके जिस कारण से रुके हुए, देखिए रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो कहीं ना कहीं उससे भी वंचित थे और आज उनको सबसे पहले वो मूलभूत आवश्यकता दी जाए। और उससे बड़ी जरूरत है, अगर जीवन को सरल और अच्छे ढंग से जीना होता है तो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होती है शिक्षा। शिक्षा अगर शांति से मिलती रहे तो शायद समाज सबसे अच्छा समाज होता है। कहीं न कहीं सरकार को इन 3-4 चीजों पे विशेष जोर देते हुए विशेष योजनाओं के साथ घर घर पहुंचाएं, और सिर्फ पहुंचाएं नहीं, उसकी एक्टिविटी इतनी तेजी से शुरू हो कि वहां की जनता को मन में अगर कहीं से कोई शंका हो तो जो उनको एक हम ख्वाब दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं, वो उनको धरातल पर अगर दिखने लगेगा, साकार होने की उम्मीद दिख जाएगी, तो निश्चित रूप से वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तब कहीं 2-4-10% बहके हुए लोग या पाकिस्तान के आतंकवादी या पाकिस्तान कोई भी अगर वहां कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो अब वहां की जनता खड़े होकर विरोध करना शुरू करेगी और जवाब देगी, क्योंकि उनको एक विश्वास होगा कि हमारे पीछे भारत सरकार, भारत देश की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। एक चीज मैं जोड़ूंगा, देखिए पूरे हिंदुस्तान में अभी तक मोदी सरकार ने करीब 150-200 स्कीम्स लगाई हुई हैं। जब ये सारी की सारी स्कीमें ऑटोमेटिकली अब लागू हो गई, आर्टिकल 370 और 35 खत्म हो गया, तो वहां हटते ही लागू हो गया, तो इनका जब बेनिफिट मिलने थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब इसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा, और मेरे ख्याल से कदम दर कदम गवर्नमेंट के पास जैसे और बाकी प्लान है, वैसे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा प्लान होगा। तो फिर जैसे जहांगीर की बेगम साहिबा ने कभी कहा था, नूरजहां ने, कि घर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, तो वैसे ही वो कश्मीर फिर से बन जाएगा। बिल्कुल। शिवम जी, आपको ये लग रहा कि एक तरह से हम ये चाह रहे हैं, या लोगों को देखे, तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि एक जिफ में
जिफ तमाम चीजें जो हैं वो चेंज हो जाएं, जो चीजें साल दर साल जो 70 साल से देखी है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है जो अब तक नहीं हुआ। उन आर्टिकल्स को हटाया गया जो उसके वजूद का हिस्सा था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात तमाम चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। ना तो मुझे लगता है ये हुकूमत को दिखाने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हर चीज में वक्त लगता है। अगर आपके चोट भी लगती है तो उसको भी भरने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आपको नहीं लगता कि ना तो बेजा ये कोशिश होनी चाहिए दिखाने की कि एवरीथिंग इज ऑलराइट नॉर्मल, और ना ही इस तरह के सवाल या प्रेशर बनाना चाहिए लोगों को भी? देखिए, जहां तक लोगों की उम्मीद की बात है तो ये तो आप मानेंगे बुशरा जी कि इस सरकार के साथ लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा रही हैं। जिस तरह का मैंडेट इस सरकार को मिला है तो लोगों ने हमेशा ये उम्मीद की है कि रातों रात चीजें चेंज होंगी। रातों रात चीजें चेंज भी हुई हैं। जहां 70 साल में 35A और 370 नहीं हटाना, 70 घंटे शायद उसको नहीं लगे, ठीक है। बावजूद इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसीजंस जो हुए हैं जो इस देश में पहले कभी नहीं हुए थे। इस सरकार के 2014 से 19 और 2019 के बाद से हुए हैं। लेकिन एक चीज हमें देखने की जरूरत है कि डेमोग्राफिकली जिस तरह का स्टेट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और जिस तरह से वहां पर बेसिक जरूरतें भी लोगों तक नहीं पहुंची है, वहां पर उनको धर्म का चश्मा पहनाया गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया, उनको समझ से दूर रखा गया, बेसिक एजुकेशन, रोटी कपड़ा और मकान, जो सब चीजें आप उनको नहीं मिली। इमीडिएटली जैसे ही 35A और 370 हटता है, ये सारी सुविधाएं जो है एटलीस्ट क्रियान्वित होना वहां शुरू हो जाएंगी, तो कम से कम एक चीज का वहां बेहतरी है। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में आदरणीय अमित भाई शाह वहां पर गए और पंचायती इलेक्शनों की वहां पर उन्होंने दरकार करी और पंचायतों को डायरेक्ट पैसा भी भेजना शुरू किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी कहा, खुद सरकार इन्वेस्टर समिट करने वहां पर जा रही है, तो बुनियादी तौर पर चीजें सुधरने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, आपका काम करने का इंटेंशन जो है वो बहुत जल्दी दिख जाता है। हाँ, तो नियत जो है सरकार की, वहां की जनता को, वहां की आवाम को इस 5 साल के अंदर अंदर, और इनिशियल अगर मैं स्टेप्स की बात करें तो सिर्फ 6 महीने में आप देखेंगे वहां पर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव वहां पर रखती हुई नजर आएगी। आपको जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय योजना के तहत शौचालय हो, चाहे आवास योजना के तहत घर हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास योजना हो, ऐसी 152 योजनाएं हैं हमारी। तो जाहिर है अगर हम वहां पर इमीडिएटली इन योजनाओं के क्रियान्वीकरण का काम शुरू करते हैं, जैसा कि सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी जाहिर है वहां पर जाएंगे, और वहां की जनता के हिसाब से, ताकि वहां की जनता और वहां की आवाम को भी ये ना लगे कि उनको एकदम साइड किया जा रहा है। मुझे लगता है एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बनने वाला है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है क्योंकि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। 370 और 35A की आड़ लेके जिन लोगों ने 70 साल तक उस जगह को बर्बाद किया है, ये समय है आबाद होने का, और ये सरकार बिल्कुल उस चीज के लिए एकदम कंफर्म है कि ये आगे इसी जिस तरह से इस पूरे देश में विकास का रथ गया है, आगे ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी जाए। बिल्कुल अनिल जी, पहले हम ये देखते थे कि बहुत तो नहीं लेकिन अक्सर जगहों पे हम ये देखते थे कश्मीर में कि पाकिस्तान का झंडा भी फहराया जाता था, कुछ और झंडे भी वहां पर अलग अलग जो उनके बनाए हुए थे, अलग अलग तंजीमों ने जो मिलिटेंसी से जुड़ी हुई थी उनके भी वहां पर फ्लैग्स, उनको भी हमने देखा, उनको भी फहराया जाता था। और जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान का ही वहां पर झंडा था और अपना खुद का कश्मीर का भी था। अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक झंडा वैलिड होगा, वो है तिरंगा, और अब वहां पर आईपीसी भी लगी है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान परस्त कोई भी हरकत वहां पर करते हैं या वहां का झंडा भी कहीं पर देखा जाता है या उनके फेवर की कोई इस तरह की बात भी की जाती है, तो वो सब के सब जो है वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में आएंगे और उनके ऊपर सिटीजन के चार्जेस भी लग सकते हैं। क्या आपको लगता है ये तमाम चीजें नाफिज होने के बाद एक डर भी होगा, और कम से कम जब आप खुली आंखों से वो चीजें नहीं देखते हैं तो उसका असर भी आपके ऊपर नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, डर होगा नहीं, डर पैदा हो गया है। अब जो बंधन था, जो एक सीमाएं थी भारत सरकार की 370 या 35 या जिन कारणों से अभी तक हम ये जब तक नहीं हटा था, उसके पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। अब जम्मू कश्मीर भारत का बिल्कुल उसी तरह का स्टेट हो गया जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान है, कोई भी स्टेट का नाम लिया जा सकता है। एक भी एक्टिविटी उसी आईपीसी धारा के तहत लाई जाएगी, इंडियन पिनल कोड के तहत सारी कार्रवाइयां होंगी और सीधे स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट होगा, नो डाउट, अभी नहीं है इस वक्त, लेकिन वहां भी चुनाव होगा, वहां भी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जैसे अभी अन्य स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देखें कोई बड़ी हरकत किसी स्टेट में हो जाती है, कोई अप्रिय घटना जब होती है, वो चाहे क्राइम से हो चाहे, तो देखिए केंद्र के गृह मंत्री तक उसकी रिपोर्ट मांगते हैं, कहीं ना कहीं दखलंदाजी होती है, जिसका अभी तक जम्मू कश्मीर में अभाव था, वो अब होगा। तो इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा। हम फिर एक बार करना चाहेंगे कि मैं चूंकि बहुत करीब से देखा हूं जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर के लोगों में कहीं भी पाकिस्तान का झंडा पकड़ने का कोई शौक नहीं है, कहीं भी उनको ISIS का झंडा पकड़ने का कोई शौक नहीं। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, पत्थरबाजी शुरू हुई थी, झंडे दिखाए जाते थे, एक तरफ थोड़ी सी शक्ति दिखाई गई थी सेना के द्वारा, अगर वो घटना याद हो, जीप में बांध के घुमा दिया था, उसके अगले दिन से ही देखिए कि पत्थरबाज गायब हो गए थे। तो एक तो डर पैदा होना उन विद्रोही लोगों के मन में, और दूसरा जो लोग नहीं करते हैं उनका विश्वास जीतना कि हां तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, अगर तुमसे कोई जबरदस्ती कराता है इस तरह की हरकतें तो उसके लिए हम खड़े हैं। जैसा आज की डेट में सरकार ने वहां सिचुएशन बना रखी है, हमको लगता है कि अगले साल 2 साल तक परमानेंट इनको इस तरह रखना पड़ेगा। मैं कर्फ्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 144 की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां इस तरह इतनी ज्यादा तादाद में होनी चाहिए, और एक एक आदमी को विश्वास में लेते हुए वो इतना फ्री माहौल वहां बनाए कि जो ये जबरदस्ती आतंकवादी कह लें या पाकिस्तानी या अलगाववादी जनता को पैसा देके या उनके माइंडसेट को चेंज करके जो कार्य करवाने की कोशिश की जा रही थी, हो रही थी, उस पर अगर जनता को विश्वास हो जाए कि हम अगर किसी आतंकवादी या अलगाववादियों की बात नहीं मानते हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारे पीछे सेना खड़ी है, तो किसी कीमत पर उनकी बात में नहीं आएगी। तो इन चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसमें एक बात और कहूंगा कि हमारी सरकार को भी बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। जहां इतनी फोर्स हो, जहां इतना हमने सेना का, वहां हमारे सेना को भी बहुत अलर्ट, सेना के अधिकारियों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि सेना के किसी भी कर्मचारी या सैनिक के द्वारा कोई एक छोटी सी भी गलती राई का पहाड़ बन जाएगा। इसलिए सेना लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो फिर बहुत बड़ी घटना बनेगी। तो इसलिए शायद सेना को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बहुत फूंक जैसे कर अब कदम तक वो करना करते आई है, लेकिन अब उससे ज्यादा उससे सेंसिटिविटी की जरूरत है। कुछ कहना चाहूंगा, राष्ट्रद्रोह पर सिर्फ सरकार को ही नहीं, इस देश की विपक्ष की पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। 1954 में शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू जी के बहुत करीबी मित्र थे, बावजूद उसके जब उन्होंने राष्ट्रद्रोह की एक्टिविटी देखी तो उनको 10 साल जेल में रखा। आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस का अगर कल्चर देखे तो अधीर रंजन चौधरी फ्लोर ऑफ द हाउस आके कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा तो यूनाइटेड नेशंस का मुद्दा है। एक चीज। दूसरी चीज, जब राष्ट्रद्रोह के कानून की बात आती है तो कांग्रेस वकालत करती है कि राष्ट्रद्रोह का कानून तो खत्म होना चाहिए, और उसके साथ 10 विपक्ष की पार्टियां और आकर खड़ी हो जाती हैं। इस देश में जो भी कोई इंसान रहता है उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। लेकिन बावजूद इसके उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना पड़ेगा कि कम से कम अगर वो भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार की विचारधारा से भी अगर सहमत नहीं है तो अपने पूर्वजों से ही सहमत हो जाएं, और राष्ट्र के प्रति समर्पित इस देश का एक एक व्यक्ति है। लेकिन यहां के जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और विपक्ष हैं उनको भी ये समझने की जरूरत है। ठीक है अनिल जी। जी बिल्कुल, शिवम जी ने बिल्कुल अच्छी बातें कही, आदर्श बातें यही होती है, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते या समझते कि आज वो समय है मुद्दे पर बात करने का, लेकिन जहां तक इन्होंने शेख अब्दुल्ला जी का नाम लिया है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक समय यह भी आया था जब शेख अब्दुल्ला या पूरा हमारे जो राजा हरि सिंह थे, जब वो कश्मीर का विलय हमारे भारत में नहीं कर रहे थे जिन विशेष परिस्थितियों में, तो वहां पाकिस्तान का पूरा और यहां तक कि अंग्रेजों के दबाव में लॉर्ड माउंटबेटन थे, पूरी तरह से दबाव था कि पाकिस्तान में विलीन कर दो। तो उस वक्त इकलौते शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम हिंदुस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान नहीं मिलेंगे। उनके बाद की एक्टिविटी क्या है, कैसे, उस पर इतिहास में हम लोग नहीं जाएंगे, कौन सही कौन है। दूसरा एक और बता दूं, आपने जो राष्ट्रद्रोह की बात कही है, ये चूंकि इस तरह की थोड़ा सी गलत पॉलिटिकल एक्टिविटी में मैसेज दिया जाता है और राजनीतिक बातचीत में तो ठीक है, राष्ट्रद्रोह पर कभी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलती है। राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रद्रोह दोनों में बहुत अंतर होता है। जिस कानून की बात शिवम त्यागी जी ने की है, हमेशा उस राष्ट्रद्रोह को लेकर पार्लियामेंट से लेकर बाहर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो राजद्रोह है जिसका होता है आवाज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर जो कानून लगाया जाता है उसका विरोध किया जाता है, न कि
राष्ट्र विरोध। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद कन्हैया कुमार पर जब सेडिशन के चार्जेस लगे थे, तो अगर आप एक तरफ कांग्रेस कन्हैया कुमार पर जब सेडिशन के चार्जेस, शिवम जी मुझे लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है शायद इस बात का बात करने का। आई थिंक वी कैन डिस्कस इट सम अदर डे, क्योंकि अभी बात हम किसी और चीज की कर रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे सवाल भी हैं। और रत्नेश जी, सवाल अब ये उठता है, ये सब कुछ हो जाने के बाद अब अगली सबसे इससे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से कश्मीर के लोगों को कंफर्टेबल कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से अटल जी कहा करते थे जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात किया करते थे, अब वो वक्त है कि इन तीनों चीजों पर कश्मीर में काम करने की जरूरत है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ और सिर्फ जैसा विपक्ष या और लोग कुछ एक तबका ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है इट वाज अबाउट कश्मीर, नॉट अबाउट कश्मीरीज। जी, इट वाज अबाउट लैंड, नॉट अबाउट द पीपल। यस, सो वी हैव द गवर्नमेंट हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। और जैसा कल हमारे NSA वहां गए थे, हम लोगों ने वीडियो देखा, थोड़ा सा ही वीडियो था, उसमें वो जिस तरह से कह रहे थे कि अल्लाह सब ठीक करेगा और निजाम कोई अच्छा आ जाए, तो मतलब वो इंडिकेट कर रहे थे कि हम इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, हम कश्मीरियों का दिल भी जीतेंगे। अभी जो परिस्थिति है उसमें मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे कश्मीरियों का दिल जीता जाएगा, उन्हें मोड़ा जाएगा और वो सक्सेसफुली होगा। फेजेस में हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की रणनीति क्या है। और उस पे मेरा ख्याल है सरकार अब बहुत गंभीर है, ना सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर, ना सिर्फ कश्मीर में विकास को लेके, बल्कि कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाने के मूड में है। और कश्मीरियों की इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल, वो लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहिए, लेफ्ट आउट किसी भी कीमत पर नहीं फील होने चाहिए। और जैसी बाहर की बात है, वो शिवम त्यागी जी ने कहा इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, पर्यटन वहां का बहुत बड़ा उद्योग है। देखिए, कल कोई कह रहे थे सेब वहां अच्छा होता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए पर्यटन के हिसाब से दुनिया पूरी आती थी घूमने, वही आतंकवाद की भेंट चढ़ गया है। तो उसको हमें उबारना होगा, जिसके लिए वो आकर्षित करता था दुनिया के सभी लोगों को। कहीं से कहां से लोग आते थे। पर्यटन उद्योग को वहां जड़ें जमानी पड़ेगी, लद्दाख में, जम्मू में, श्रीनगर में। और इसके लिए सरकार जो है वो प्रण कर चुकी है, मेरे ख्याल से दृढ़ संकल्प है कि वो कुछ करेगी। गरीबी को, शिक्षा को, GDP को जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं जाती थी वहां पे, क्योंकि उन्हें आतंकवाद से डर लगता था, कुछ भी हो सकता था। तो अगर ये फैक्टर वहां पे हमने सप्रेस कर दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाएंगे, इंडस्ट्रीज जाएंगी, टूरिज्म इंडस्ट्रीज जाएंगी और जम्मू कश्मीर फले फूलेगा। और वही जैसे मैंने कहा एक बार शिवम जी, अगर बात की जाए तो शायद सबसे ज्यादा अभी के कंसर्न अगर कश्मीरियों को हो रहा होगा वो ये कि हर चीज पर वहां पर पहला हक उनका हुआ करता था, यानी कि बाहर के लोगों को वहां पर इजाजत भी नहीं थी, वो इस तरह का कानून था, पहला हक उनका हुआ करता था हर चीज पर। और शायद सबसे ज्यादा उनको इसी बात का डर या फिर फिक्र इसी बात की होगी। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी वो चीज की जा सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम कहीं पर भी ये देखते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र भी जाएं तो वहां पर मराठियों की अस्मिता की बात की जाती है, कहा जाता है कि मराठियों को यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। यूपी की बात करें या साउथ में हम जाएं तो हम ये देखते हैं कि वहां पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि कश्मीरियों के साथ भी वही करने की जरूरत है? एक बात मैं शिवम जी, एक मिनट दीजिए सिर्फ, मैं एक चीज कहूंगा। ईरान में जब पारसियों पे बहुत ज्यादा सप्रेशन हुआ और इंडिया की तरफ वो आए, जब वो आए उस समय जो यहाँ पे हुकूमत थी उससे उन्होंने अर्ज किया कि जनाब हमें मौका दीजिए, हम यहाँ पे जैसे आप पानी के अंदर शुगर डाल देते हैं और शुगर घुल मिल जाती है, उसी तरह हम इंडियंस के साथ, भारतीय लोगों के साथ मिल के रहेंगे। तो कश्मीरियों को भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसी तरह उन्हें भी पूरे हिंदुस्तान में या कश्मीर में जहां भी चाहे उनका उतना ही अधिकार है जहां जैसे बाकी हिंदुस्तानियों का, और कश्मीर में भी बाकी हिंदुस्तानियों का। जिस मॉडल की आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है। भारत अलग अलग स्टेट्स का संघीय ढांचा है और आप ये चीज मानिए कि ये स्टेट के लोगों को प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट मिलती है। कैसे? अब आप एक चीज देखिए, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अगर जाकर अपनी इंडस्ट्री किसी क्षेत्र में लगाता हूं
तो मैं अपने क्षेत्र से या अपने स्टेट से मैन पावर तो नहीं ले जाकर लगाऊंगा। जाहिर बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहां होगा, कश्मीरियों के लिए ही होगा। तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट वही हमेशा से रहेंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आज तक तो वहां पर कोई जाकर कश्मीर से बाहर का इंसान रह नहीं पाया। तो जाहिर बात है अगर वहां पर कोई भी इंडस्ट्री बनती है, चाहे वहां पर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, मजदूर बिहार पंजाब, जी, लेकिन उनके पास नागरिकता वोटिंग राइट्स कहां है? वोटिंग राइट्स नहीं है उनके पास। आप देखिए ना, साउथ कश्मीर से आए हुए व्यक्ति जो दिल्ली आए, आई के गुजराल, वो प्रधानमंत्री बन गए। और दूसरी साइड अगर हम बात करें वहीं नॉर्थ पंजाब से, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति, वहां पर उनको नागरिकता भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, कश्मीरियों का हिस्सा हमेशा वहां पहला ही रहेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर या जो भी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज वहां पर जाती हैं या जो भी कारोबार वहां पर खुलता है, सबसे पहले अगर अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है तो वो कश्मीरियों के लिए ही होती है और वो उनकी ही बेहतरी के लिए है। तो उस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति जा नहीं सकता था, बिजनेस नहीं कर सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता था, बहुत सारी परेशानी थी, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होती थी। तो आज वो सारी सिचुएशंस बदली हैं। यकीन मानिए कुछ साल अगर आप इस सरकार को देंगे, कुछ महीनों में आपको सुधार दिखाई देगा, और कुछ साल अगर आप इस सरकार को देंगे तो आप पाएंगे कि वाकई इस कश्मीर को, जिस पर एक अलग से एक टैबू बना दिया गया, खास तौर पर 370 और राइट्स को रिजर्व करता है कुछ लोगों ने, जब आप कुछ महीनों बाद देखेंगे तो पाएंगे ये तो वही कश्मीरी हैं जो इस देश का इंटेग्रल पार्ट हैं। जिस कश्मीर की हम कहते हैं कि कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर के लोग भी इस देश का अभिन्न हिस्सा हैं। ये चीज को अभी देखती नहीं है या दिखाई नहीं गई, या यूं कहिए कि जो कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से हैं वो उनके लिए वो एक स्टेटस क्वो वाली सिचुएशन थी, लेकिन आने वाले आप समय में देखेंगे कि वो इस तरह से घुल मिल जाएंगे। अभी तक क्या है कि 370 और 35 से दोनों को जुड़ने से रोकता था, लेकिन अब वो जो परेशानी है, वो जो ब्रिज टूट गया था, वो जुड़ गया है, और सब आप देखेंगे कि ये पूरा एक हिंदुस्तान ही है। बिल्कुल, पहले भी वो उतना ही हिस्सा था हिंदुस्तान का, और अभी भी वो उतना ही हिस्सा है हिंदुस्तान का। ना पहले कोई फर्क था, ना अब कोई फर्क है। कोई जंग नहीं हुई थी जो जीती है हमने, और हमें उसका जश्न मनाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है आपसे कि सवाल अब लोग ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मलसी कब तक? देखिए, नॉर्मलसी एक प्रोसेस है, ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर नॉर्मलसी की हम बात करें, जैसा मैंने कहा पहले कर्फ्यू था, अब 144 है, उसके कुछ दिनों बाद और हालात बेहतर होंगे। इस देश की सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि वहां के नागरिक सुरक्षित रहें। वहां पर जो कुछ लोग हैं, जो कुछ उत्पाती लोग हैं, बहुत ही गिने चुने, मैं तो उनको परसेंटेज में भी नहीं ले जाना चाहूंगा कि वो 10% है या 15% है, वो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो वहां का माहौल खराब करते हैं, वहां के लोगों को भड़काते हैं, पैसा देते हैं, पत्थरबाजी कराते हैं। वही लोग हैं, उनको इस देश की सरकार को कंट्रोल में रखना है। हमारी पहली जिम्मेदारी आज के समय में बनती है कि जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। उनको किसी तरह का भड़काऊ भाषण या किसी भी चीजों में नहीं जाना है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के तमाम मीडिया चैनल्स भी अपील करते रहे हैं कश्मीरियों से कि किसी की बातों में बहकावे में ना आए। समय के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि जैसा कश्मीर हमेशा से दौड़ता था, आगे भी ऐसा ही दौड़ेगा। अनिल जी, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस तरह से हिंदुस्तान को जवाब देने की जरूरत है? क्या बिल्कुल भी अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है? वो जो कह रहा है उसे करने दीजिए, उसी की ढपली उसी का राग, क्योंकि फिलहाल उसके कुछ भी करने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। जी बिल्कुल ठीक, मैं यही समझता हूं कि हमें जो करना था, हमारा मैटर था, हमने अपना किया। वो होते कौन है बोलने वाले, चिल्लाने वाले? अगर वो बोलते हैं, चिल्लाते हैं अपने पाकिस्तान में, वो लाउड स्पीकर लगा के शोर मचाएं, रोएं, गाएं, हमें क्या लेना देना? हाँ, हम अपनी तरफ से अपने पूरे सबूतों के साथ, अपने पूरे सिस्टम के साथ पूरी तरह से मजबूत रहें। कल कहीं कोई इंटरनेशनल किसी संस्थान पर, किसी टेबल पर कोई बात उठती है तो वहां रिस्पांस देने के लिए हम तैयार रहें। और अगर इस तरह कोई हरकत होती है, जैसा कि अभी तक हम अगर व्यापार बंद करते थे तो पाकिस्तान हाय तौबा मचाता था पूरे वर्ल्ड में, या अभी वार्निंग दी गई थी पानी अगर हम सही रास्ते पे कर देंगे तो प्यासे में, तो वही वो खुद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे करने दीजिए। वो आज करेगा, कल वो खुद ब खुद देखिएगा पलट के उसी स्थिति में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उन पर भारत को ध्यान देके अपना समय, अपना दिमाग नहीं बर्बाद करना चाहिए। और बहुत जरूरी काम है हमें करने के लिए। जी बहुत, कश्मीर की जनता पर ध्यान देना है, कश्मीर पर ध्यान देना है, और सबको जो एक टारगेट है उस टारगेट तहत बढ़े, जिससे कश्मीर जनता हमारे गले लगे उसी उत्साह से, जिस उत्साह से हम लगाना चाहते हैं। तो हमारा जो ये इतना बड़ा कदम है पूरी तरह से सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। इसी के साथ आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही।